घटना चक्र एलटी ग्रेड पेपर फर्स्ट में आज हम देखेंगे भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत जो जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों जिसमें से 9 महिलाएं थी ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों में जिसमें 9 महिलाएं थी ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 1934 में ही भारत में संविधान सभा का गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। कब? 1934 में। आगे देखिए। बीस नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। फिर देखिए आगे 13 दिसंबर आगे का घटनाक्रम क्या होता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब? 13 को उन्होंने प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। प्रस्तुत कब किया गया है? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकृत या पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। आगे देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। संविधान निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन कुल 165 दिन यानी 11 अधिवेशन होते हैं और 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114वां दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। यानी कि ये अंगीकृत कब हो गया है? 11वें अधिवेशन में। कब? 26 नवंबर 1949 को। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर यानी 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। इसीलिए कहा जाता है हम भारत के लोग, है ना। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। अब आगे देखिए। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्यों संख्या
कितनी? 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या में ब्रिटिश भारत को आवंटित कितने? 296 सीटों में से 292 सीटों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से प्रत्येक में से एक किया जाना था। यानी कि तभी तो देखिए ये 92 है और ये 4 96 हो जाएगा टोटल। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। आगे देखते हैं। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को कितनी मिलती है? 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। छब्बीस अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। आगे देखिए। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में अम्बेडकर के अतिरिक्त कुल 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य टी.टी. कृष्णाचारी, डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात सदस्य बने थे। एन. माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, कमला चौधरी, लीला राय जी, दुर्गाबाई इत्यादि संविधान सभा की महिला सदस्य थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। अब देखिए पहले संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को सच्चिदानंद सिन्हा ने नामित किया था। भारतीय संविधान के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य टी.टी. कृष्णाचारी थे। भारत संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। आगे देखिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है मौलिक अधिकार। तो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि 6 अधिकार है। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया था। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक और अप्रतिदेय श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन के स्थिति में अनुच्छेद 358 और 359 है के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। मैंने किन किन के अंतर्गत किया जाएगा मूल अधिकारों का निलंबन, कौन कौन से आर्टिकल, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपात के समय 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ क्षमता से अधिक से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें इस रूप में अनुच्छेद में 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। समानता या समता के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? विधि के समझ अनुच्छेद 14, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, लोक नियोजन के अवसर में समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। कौन कौन से फिर से देख लेती। विधि के समझ समता अनुच्छेद 14, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, लोक नियोजन के अवसर के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19(1) के प्रावधानित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय अपने अनेक निर्णयों में सूचना का अधिकार को स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1) में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) के शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 19(1) में संगम एवं संघ सरकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1) में भारत के राज्य में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(2) में भारत के तहत राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(6) के तहत कोई वृत्ति, जीविका या व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अब देखिए, इसको समझिए, इसमें कि जो आपका 19 है, 19 का से लेके का, खा, गा, घा, अंगा और छा, यानी 6 अधिकार दिए गए 19 के अंतर्गत। तो पहले क्या है, वाक अभिव्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति है, सपोज कर लिए कोई मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, वो बोलेगा, उसको बोलने का अधिकार 19 के तहत। अब जब बोलेगा तो शांतिपूर्ण सम्मेलन, जब वो बोलेगा तो लोग इकट्ठा होंगे तो शांतिपूर्ण सम्मेलन हो जाएगा। अब जब सम्मेलन होगा तो क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, यानी कि का, खा, गा में कि वो सम्मेलन से लोगों को आग्रह करेगा तो संघ बना लेगा या संगम या सोसाइटी कुछ बना लेगा। अब जब ये बना लेगा तो इसका प्रचार करेगा, इधर उधर घूमेगा, तो इसका संचरण, इसके यानी कि घा के अंतर्गत आएगा एक सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता हो जाएगी। अब जब इधर उधर घूमने लगेगा तो घूमते घूमते जब वो थक जाएगा तो यूं मानिए कि चलिए उसके बाद अंगा में आएंगे कि वो कहीं पे निवास करेगा जाके, और निवास करने के बाद जब उसको अपना जीवन यापन करने की कोई वृत्ति, जीविका या कारोबार करेगा, तो पहले क्या है, वो बोलेगा, बोलने के बाद वो सम्मेलन या संघ बनाएगा, संघ बनाने के बाद में पहले क्या होगा, बोलेगा, बोले के बाद में शांतिपूर्ण सम्मेलन करेगा, सम्मेलन के बाद संघ बनाएगा, संघ बनाने के बाद इधर उधर घूमेगा, ठहरेगा, संचरण करेगा और फिर वहां से थक के कहीं निवास करेगा, निवास करने के बाद अपना कारोबार करने लगेगा। तो ये आपको 19 के अंतर्गत ये आते हैं। अच्छे, आगे देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों
के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण यानी कि जीवन के अधिकार से। अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली का संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण में भी निहित है। और उच्चतम न्यायालय में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 1993 संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र के विस्तार कर शिक्षा का अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन का निषेध करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों को कृपाण धारण करना और रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों के संरक्षण से है और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा और संस्थानों और की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। यानी पहले 7 थे, आपके इसको हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, तो अब केवल 6 मूल अधिकार बचे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। मूल अधिकारों में न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कोई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रीट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर और अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य या वाद्य योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल या जो बिल ऑफ राइट था उससे की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है, यानी कि अगर जो मूल अधिकारों का हनन होगा तो न्यायपालिका के पास व्यक्ति जा सकता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार मूल अधिकार हमारे लोगों की प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 प्रकरण में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने मूल अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल कहा था। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान करता है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित करते हो या उन्हें न्यून करते हो। अनुच्छेद 13 को आच्छादन सिद्धांत भी कहा जाता है। भारत के 13 क्योंकि 13 कह रहा है कि कोई ऐसा नहीं बनेगा, भाग 3 के मौलिक अधिकारों कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिससे मौलिक अधिकारों का मतलब हनन हो या उनको कम किया जाए, इसीलिए ऐसे आच्छादन सिद्धांत भी कहा जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अनुच्छेद 13 के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 15(4) पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों के मध्य भेदभाव के प्रतिबंध का प्रावधान है। अनुच्छेद 15(6) को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 करता है। केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 19(1) खा भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1) भारत में समस्त नागरिकों को संगम, संस्था या सहकारी समिति निर्माण करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 19(1) भारतीय नागरिकों को भारत में आबाद रूप से संचरण विचरण करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1) भारत के सभी नागरिकों को भारत में कहीं भी निवास करने और बसने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1) भारत के सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, व्यापार, जीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में प्रेस की आजादी का अनुच्छेद 19(1) में अंतर्निहित माना जाता है। दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय को 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया था। प्रतीक्षा पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। अनुच्छेद 29(1) में भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में भारतीय संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कुल 5 प्रकार की रिटों को जारी करने का प्रावधान है। सशरीर पेश करो का संबंध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से है। हम आदेश देते हैं का संबंध परमादेश से है। सेवा का अधिकार कानून लागू करने वाला भारत प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। सेवा का अधिकार लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश।